मोदी मानहानि केस में 2 वर्ष की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की पहले संसद सदस्यता गई और अब उन्हें अपना सरकारी घर खाली करना पड़ा। शुक्रवार शाम 12 तुगलक लेन वाले घर से शिफ्टिंग की तस्वीरें सामने आईं। मतलब हर दिन राहुल के लिए एक मुसीबत। पहले सांसदी गई, अब बंगला भी गया। राहुल को महंगा पड़ा मोदी से पंगा। राहुल गांधी खाली कर रहे अपना बंगला। अब मां सोनिया के साथ पड़ेगा रहना। मोदी सरनेम पर सवाल उठाकर राहुल गांधी बहुत बुरे फंस गए हैं। हर नया दिन उनके लिए नई मुसीबत बनकर आता है। मोदी मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की पहले सांसदी गई और अब उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ रहा है। शुक्रवार शाम को 12 तुगलक लेन वाले घर से शिफ्टिंग की तस्वीरें भी सामने आई। अब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले आवास पर रहेंगे। हालांकि राहुल के पास अपनी सांसदी और अपना बंगला दोबारा वापस पाने का भी मौका है। इसके लिए राहुल गांधी 20 अप्रैल की बाट जो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी मानहानि केस में सजा के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। राहुल की याचिका पर 3 अप्रैल और फिर 13 अप्रैल को सुनवाई भी हो चुकी है। सूरत कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। अगर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोष मुक्त कर दिया तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी। इसी के साथ राहुल गांधी अपने सरकारी बंगले में भी दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। अगर सूरत की सेशंस कोर्ट राहुल को राहत ना भी दे तो भी राहुल के पास हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। मतलब ये कि राहुल गांधी को अभी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कई कानूनी रास्ते अब भी बचे हैं। लेकिन अगर राहुल को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो उनका राजनीतिक भविष्य भी संकट में आ सकता है, क्योंकि फिर राहुल की सांसदी बहाल नहीं होगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी रहेगी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है और ये रोक सजा पूरी होने के बाद शुरू होती है। यानी राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी के 2024 और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। एक छोटा सा सवाल, आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी का यही वो बयान है जो उनके लिए आफत बन गया है। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम पर सवाल उठाया था, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि यही बयान एक दिन उन्हें पतन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। आज तक। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती, लेकिन गुजरात में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से बाबा साहेब का नाम पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में प्रश्न ये कि क्या गुजरात में राजनीतिक पार्टियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके को गुजरात की राजनीतिक पार्टियों ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में बीजेपी ने अंबेडकर का आह्वान करते हुए युवा जोड़ो अभियान की शुरुआत की।
तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ये साबित करने पर तुल गए कि बीजेपी दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है। संविधानना रचयिता લોકતંત્ર જે પાયા ઉપર ઉન્નત થઈ રહ્યું છે એ પાયાના ઘડનાર મૂળભૂત હક, કાયદાકીય અધિકાર, ધર્મને અનુસરવાની આઝાદી, વાણી વર્તનની આઝાદી, સર્વ સમાજ ઉન્નતિના જનક ડૉક્ટર બાબા સાહેબની જન્મ જયંતિએ સર્વે માટે મહોત્સવ સમાન છે। આપણે પણ સક્રિય જનનીતિના સહભાગી બની આત્મનિર્ભર ભારત સર્જનમાં સહયોગ આપીએ એ માટે જરૂરી છે રાષ્ટ્રવાદી પરિવારનો ભાગ બનવો। સંવિધાનને સર્વોપરી ગણી સાચા અર્થમાં લોકતંત્રના પાયાને મજબૂત બનાવનાર, સમરસ સેવા પરમો ધર્મના મંત્ર પર ચાલનાર પાર્ટીમાં પોતાનું યોગદાન આપવું ડૉક્ટર બાબા સાહેબના જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીના સ્થાનને પંચતીર્થ બનાવનાર વિકાસ પુરુષ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी दरेक समाज ने साथे राखी दरेक समाजना विकासना अनुसंधाने हर हमेश कार्यरत है। तो आओ ए पार्टी में जोड़ाइए जे अनुसूचित जाति, आदिजाति अने सर्व समाजना विकास माटे संकल्पबद्ध है। मारू दरेक युवानों ने आह्वान है कि आप पण आओ अने सर्व समाजना विकास अने आत्मनिर्भर भारतना सर्जन माटे तमारू योगदान आपो। 2024 के लोकसभा चुनावों पर फोकस कर रही बीजेपी ने जैसे ही युवा जोड़ो अभियान की शुरुआत की तो कांग्रेस के युवा विधायक जिग्नेश मेवाणी आग बबूला हो गए। उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर सवालों की बौछार कर दी। जिग्नेश ने एक के बाद एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर 14 सवाल दागे। जिग्नेश ने पूछा, क्या आप भारत के संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? इस बात की आपको स्पष्टता करनी पड़ेगी। आप तो ये कह रहे कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत लगाव है, आप तो ये कह रहे थे कि दलित मेरे भाई है, आप तो ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, आपके आरएसएस के लोग सामाजिक समरसता का ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो बावजूद उसके 4 साल के दौरान ही इस मुल्क में 1,90,000 दलित उत्पीड़न की वारदातें होती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? तीसरा सवाल मोदी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1,90,000 एट्रोसिटीज की दलित उत्पीड़न की वारदातें हुई, लेकिन आप उसमें से एक भी पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए? आप ये कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, तो आप भी कभी गटर में उतरकर एक बार इस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए ना। हजारों लाखों लीटर एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला उठाना पड़ रहा है। इस बारे में आपने प्रधानमंत्री के बनने के बाद अब तक इन 8-9 सालों के दौरान क्या किया? भारत के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में छुआछूत के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहा, कोई ड्राइव नहीं चला रहा है, उसके खिलाफ का कोई प्रोग्राम नहीं है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता लागू करना चाहते हैं? और वैसे भी आप किस मुंह से बाबा साहब की इन स्मारकों का निर्माण करने चाहते हैं? आरएसएस और भाजपा के लोगों की तो परंपरा रही है कि गांव में, तहसीलों में, जिलों में, शहरों में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को तोड़ने की भाजपा के लोगों की तो परंपरा रही है। तो मोदी साहब आपको सवाल पूछना चाहते हैं कि आप रोहित वेमुला एक्ट पारित करके बाकी के दूसरे एकलव्यों के अंगूठे कटने से रोकना चाहते हैं? गुजरात में हजारों की हजारों एकड़ जमीन जो दलितों को आवंटित हुई, लेकिन आज भी उसमें गुंडे, आरएसएस और भाजपा के लोगों का गैर कानूनी कब्जा है। तो क्या इन जमीनों का कब्जा खाली करवा कर आप अपने दलित भाइयों को अपना पोजीशन, उनका खुद की मालिकी हो, वो खुद अपनी मालिकी की जमीन पे कल्टीवेशन कर पाए, किसानी कर पाए, इतना सुनिश्चित करने को तैयार हो? आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में होते तो मैं खुलकर कहना चाहता हूं, वे आपके खिलाफ होते और बिल्किस बानो जैसी भारत की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बतौर वकील पेश होते हैं। जो मजदूर ईंटों के भट्ठों में, केमिकल की फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन की साइट में, गांव में भूमिहीन मजदूर के तौर पे काम करते हैं, इन मजदूरों के जीवन के बारे में आपने कभी सोचा है? अब तो पूंजीपतियों की सेवा में लगे हुए, पूरे भारत की संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए लगे हैं। क्या आप कर्नाटका के चुनाव के प्रचार के दौरान जब अपने आप को ओबीसी बताए, तब यह भी बताना चाहेगी कि अभी गुजरात की विधानसभा में 3 लाख करोड़ का जो बजट पारित हुआ, उसमें 1% 1% भी ओबीसी समुदाय के लिए नहीं? प्रतिक्रांति का जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, इस प्रतिक्रांति के काउंटर रेवोल्यूशन के इस प्रोजेक्ट को गौतम अडानी ने, मोहन भागवत ने, किसने फंड किया है?
इतना जरा इस मुल्क को बाबा साहब अम्बेडकर की इस 132वीं जयंती पे जरा बताइएगा। मुझे जेल में डाला गया, चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाला गया, प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर कार्रवाई हुई, अम्बेडकरवादियों के साथ, दलित मूवमेंट के लोगों के साथ आखिर आपको क्या दुश्मनी है? तो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या गुजरात में राजनीतिक पार्टियों के लिए अम्बेडकर सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं? उनके उसूलों, उनके सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गुजरात की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर आम आदमी पार्टी से जुड़े युवा नेता युवराज सिंह जडेजा के समर्थन में खुलकर सामने आए। जगदीश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवराज सिंह जडेजा और उनके परिवार को मिल रही धमकियों पर बात की। गुजरात सरकार और उसके सिस्टम पर प्रश्न उठाए तो आम आदमी पार्टी के युवा नेता के सपोर्ट में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का उतरना राजनीतिक हलचल को बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी थमने का नाम नहीं ले रही। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं और अब सीबीआई ने आप के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर यह पूछताछ है। मतलब केजरीवाल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। अब काला स्याही सब हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कौन है घोटाले का राजा और इसकी सजा इनको मिलेगी। उनके तमाम अपराध हैं और जहां जहां उनके ऊपर आरोप और केस है वो एक कानूनी प्रक्रिया वो चलती रहेगी। ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। घोटाले की जांच, सरकार तक आंच। शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई का समन। सोलह अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल को बुलाया है। क्या सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर? सीबीआई दफ्तर में केजरीवाल हाजिर हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर में हाजिर होना है। इधर केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ का नोटिस मिला, उधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। शराब घोटाले में पहले ही मनीष सिसोदिया जेल में है। अब केजरीवाल को नोटिस मिला तो आम आदमी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया। आरोप यही लगाया कि अदानी और प्रधानमंत्री के करप्शन का मुद्दा उठाया तो नोटिस का डर दिखाया जा रहा है। सीबीआई का सम्मन आ गया, केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन जरूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के ऊपर में जो एक अपना विश्वासघात हो रहा था, उनके अपना विश्वास के ऊपर में डाका डाला गया था, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ।
संजय सिंह ने देश के लिए केजरीवाल के त्याग और तपस्या की रिपोर्ट कार्ड रखी। बोले नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी ने दावा कर दिया कि सिसोदिया के बाद अगला नंबर केजरीवाल है। देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम सभी जानते हैं। और ये बात मुझे पहले से पता थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी पॉलिसी को बनाने में सारे माफियाओं से मिलने से लेकर कहाँ डील हुई, किस होटल में डील हुई, कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ पर पहुँचाया गया, इनके चुनाव में यूज़ हुआ, ये सभी बात हमारी जानकारी में थी। हमने सारी बात एजेंसियों को बताई और एजेंसी कार्रवाई करके अभी इनके सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सभी लोगों की जो एक ही बात है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाती है कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा। नोटिस केजरीवाल को मिला। शराब घोटाले में पूछताछ केजरीवाल से होनी है तो सीबीआई जांच में घिरे लालू और तेजस्वी की पार्टी का बयान भी सामने आया। कमाल की बात है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गैस चैम्बर में बंद कर दो देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को, एक साथ खत्म कर दो नाजी स्टाइल में, कुछ भी ना बचे। आप तानाशाही रवैये से मर्जी से काम करते रहो, आपकी सत्ता जाती हुई आपको दिख रही है। बीजेपी का आरोप है कि अगर दामन पर कोई दाग नहीं तो डर किस बात का है। तो विपक्ष का कहना है कि सीबीआई तो बहाना है, विरोधी दलों को डराना है। आज तक ब्यूरो। गर्मी ने दस्तक दी तो शीतल पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर बाजार में वैसे पेय पदार्थ भी धड़ल्ले से बिकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बावजूद प्यास मिटाने के लिए हम बेफिक्री के साथ उसका सेवन कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए जागरूक करने के लिए गुजरात राजकोट में महिलाओं ने एक कोल्ड ड्रिंक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। इनमें थोड़ा सा अलग दिमाग दौड़ाकर महिलाओं ने ऐसे शीतल पेय बनाए जो न सिर्फ जायकेदार थे बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद। परंपरा और घिसी पिटी लकीर से अलग हटकर आप अगर कुछ नया और रोचक करना चाहते हैं तो आपके सामने विकल्पों की अपार संभावनाएं खुल जाती हैं। गुजरात के राजकोट की एक हाई फाई सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसी ही संभावनाओं के द्वार खोले हैं। सोसाइटी की महिलाओं ने चिलचिलाती गर्मी को मात देने के लिए शीतल पेय पदार्थों की बेशुमार वैरायटीज का इजाद कर दिया है। दरअसल सोसाइटी में महिलाओं ने शीतल और सेहतमंद पेय की एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 100 से ज्यादा प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की कंपटीशन रखी थी। बहुत सारी बहनों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया है। नए नए बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक्स तो रोज़ बच्चे पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर हमने ऐसा किया जो घर पे बना हो और सेहत के लिए भी अच्छा हो। घर में से कई तरह के शरबत बहनों ने बनाए हैं। साकर टेटी का है, नींबू का है, आंवले का है, बहुत सारी रेसिपी के साथ सभी बना के आए हैं। दरअसल चिलचिलाती गर्मी में जब शरीर से बेतहाशा पसीना निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और उस दौरान शीतल पेय पीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। बाजार में इसके लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वो सेहत के लिहाज से कतई सही नहीं होते। लेकिन भड़कीले और लोक लुभावन प्रचार की वजह से हानिकारक पेय पदार्थों के प्रति बच्चों और युवाओं का क्रेज बढ़ जाता है और वो हिट को बीट करने के लिए इनका सेवन करने से परहेज नहीं करते। राजकोट की महिलाओं ने पेय पदार्थों की प्रतियोगिता आयोजित कर न सिर्फ समाज को जागरूक करने की कोशिश की, बल्कि स्वास्थ्य के नजरिए से फायदेमंद लेकिन क्रेजी कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर बच्चों और युवाओं के सामने बढ़िया विकल्प भी पेश कर दिया। हमारे यहाँ पे आज कंपटीशन रखा गया है। स्पर्धक को समर स्पेशल कोल्ड ड्रिंक्स का आयोजन रखा है, जो कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कई लेडीज़ ने।
50 अप लेडीज ने पार्टिसिपेट किया है और कई नई नई प्रोडक्ट चेंज किया है। और समर में जो लोग हम लोग नए जो पी सकते हैं, ठंडक देते हैं, ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स बनाया है लोगों ने। तो हमें भी नया कुछ जानने को सीखने को मिला है। शीतल पेय पदार्थों की प्रतियोगिता आयोजित कर इन महिलाओं ने समाज को यह संदेश दिया कि कुदरत ने इंसान को दिमाग दिया तो साथ ही संभावनाओं का अपार संसार भी दिया। इन महिलाओं ने नारियल पानी में नींबू, जीरा, मसालेदार नमक और शक्कर डालकर चटपटा मोहितो बनाया तो आंवले के रस में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स डालकर सेहत और स्वाद से भरा कोल्ड ड्रिंक तैयार कर दिया। आज मैंने ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक ग्रेप्स का मोजिटो बनाया है। उसमें मैंने तकमरिया, शुगर पाउडर वो सब मिला के, एक पुदीना, अदरक वो सब डाल के मैंने एक ड्रिंक बनाई है। वैसे ये गर्मी है ना, इसकी वजह से वो हमारे बॉडी में तकमरे की वजह से ठंडक रहती है। और वैसे भी फ्रूट्स, बच्चे ज़्यादातर फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, इसकी वजह से मैंने मोजिटो के रूप में दिया है ताकि वो बच्चे खुशी खुशी हो पी सके। गर्मी की दस्तक के साथ ही राजकोट में आयोजित इस प्रतियोगिता का मकसद साफ है। आप भी अपने घर में इन नुस्खों को इस्तेमाल कर अपने बच्चों और खुद के लिए सेहतमंद, जायकेदार और क्रेजी कोल्ड ड्रिंक्स बना सकते हैं और हानिकारक कैंसरस कोल्ड ड्रिंक्स से अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। ब्यूरो